कल तक हमने पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। लर्निंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दो थ्योरीज हैं उसमें से एक है क्लासिकल कंडीशनिंग और एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव कंप्लीटेड classical conditioning, we have operant conditioning. So what is operant conditioning? Operant conditioning is firstly also known as instrumental conditioning, ठीक है, and it is a method of learning that occurs through rewards and punishments for behavior. यानी कि किसी भी बिहेवियर के लिए जब रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलती है, उसके बेसिस पे, इन रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के बेसिस पे जब आपकी लर्निंग हो जाती है, जब आप चीजें सीखते हो, उसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग. सो अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस कैन बी कि एक बच्चे ने अपनी मदर से बिस्किट मांगा, उसने प्लीज बोल के मांगा और उसको बिस्किट एक्चुअली में मिल गया, ठीक है. सो ये जो बिस्किट था, इट वर्क्स एज अ रिवॉर्ड फॉर द किड, ठीक है. इस रिवॉर्ड की वजह से द किड विल लर्न टू से प्लीज एवरी टाइम ही आस्क फॉर अ बिस्किट. तो आपका एक बिहेवियर, यू हैव लर्न टू से प्लीज, यू हैव लर्न अ बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ रिवॉर्ड्स. सिमिलरली पनिशमेंट से भी हम कई सारी चीजें इसी तरह से सीखते हैं. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का मेन कॉन्सेप्ट है रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स की हेल्प से बिहेवियर को लर्न करना. ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है, ये दिया था B.F. स्किनर ने, ठीक है. ही वॉज अ बिहेवियरिस्ट. बिहेवियरिस्ट क्यों? क्योंकि इन्होंने, दिस इज फॉर यू दिव्या, कि साइकोलॉजी को समझने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं. सो कुछ लोग पहले के टाइम पे, कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि माइंड को हम कैसे समझे, माइंड में क्या चल रहा है हम नहीं समझ सकते, लेकिन बिहेवियर इज समथिंग जिसको आप देख सकते हो और बिहेवियर के बेसिस पे आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि इंसान के माइंड में क्या चल रहा है. तो बिहेवियरिस्ट वो लोग थे जिनका मानना था कि हम बिहेवियर की हेल्प से एक इंसान को समझ सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी को वी कैन नो अबाउट इट बेटर, वी कैन अंडरस्टैंड ह्यूमंस with the help of their behavior. So B.F. Skinner was a behaviorist. He was one of those who believed that psychology can be studied with the help of human behavior. So operant conditioning was given by B.F. Skinner. Now why operant conditioning? ये word operant क्यों दिया गया है? क्योंकि operant का मतलब है active behavior that operates upon the environment to generate consequences. यानी कि operant क्या है? कोई भी ऐसा बिहेवियर जो इन्वायरमेंट के साथ वर्क करता है और इन्वायरमेंट में डिफरेंट चेंजेस लाता है, उसमें कॉन्सिक्वेंसेस लाता है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बिहेवियर किया अपनी फैमिली में, तो वो मेरी फैमिली के, मतलब मैंने मान लो सडनली अपने पापा को थप्पड़ मार दिया, सो समहाउ और समवे और द अदर इट इज चेंजिंग द इन्वायरमेंट ऑफ माई फैमिली, है ना. सो एनी बिहेवियर that can operate in the environment, that functions in the environment to create consequences in that environment is known as an operant. So इसीलिए B.F. स्किनर ने इस थ्योरी का नाम रखा था operant conditioning. With the help of word conditioning, we basically means learning. ऐसी लर्निंग जो हम सालों से करते आ रहे हैं and we are used to do certain kinds of behavior, ठीक है. So operant, any behavior that works in the environment, that functions in the environment, and learning. So learning that is based on behavior which has been reinforced with the help of rewards or has been punished is known as operant conditioning. It was so ये जो B.F. स्किनर थे, एक और साइकोलॉजिस्ट थे एडवर्ड थॉर्नडाइक. इनकी थ्योरी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी. सो एडवर्ड थॉर्नडाइक के वर्क से इन्फ्लुएंस होकर के B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग बनाई थी. एडवर्ड थॉर्नडाइक जो थे, उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था, ये भी हमने कल डिस्कस किया था. लॉ ऑफ इफेक्ट ये बोलता है कि कोई भी बिहेवियर जिसको रिवॉर्ड दिया गया है, वो बिहेवियर और ज्यादा होने लगता है,
वो बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाता है, और ऐसा बिहेवियर जिसको आपने पनिश किया है या फिर उसको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया है, वो धीरे धीरे वीकन हो जाता है, यानी कि वो बिहेवियर धीरे धीरे होकर के एक टाइम पे होना बंद हो जाता है। दिस वॉज द लॉ ऑफ इफेक्ट। इसी लॉ से इन्फ्लुएंस होकर के बीएफ स्किनर ने ये पूरी की पूरी थ्योरी बनाई थी, विच वॉज नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग। So operant conditioning suggests that actions that are followed by desirable outcomes are more likely to be repeated. यानी कि ऐसे एक्शंस जिनके आउटकम्स डिजायरेबल होते हैं, डिजायरेबल एज इन जो हमें पसंद है, इस टाइप के हमने कोई बिहेवियर किया और उसका बदले में जो हमारे पास आउटकम आया वो डिजायरेबल था, वो अच्छा था, तो हम लोग ऐसे बिहेवियर्स को अपनी लाइफ में रिपीट करते हैं। और ऐसे बिहेवियर्स जिनका आउटकम अनडिजायरेबल है, यानी कि अनप्लेजेंट है, हमें नहीं पसंद है, इट इज समवे हार्मिंग अस, हर्टिंग अस और पेनिंग और गिविंग अस पेन, these behaviors are less likely to be repeated. So for example, अगर मैंने एक बहुत गर्म वेसल को छुआ, मैंने गर्म भगोना छू लिया और मेरा हाथ जला, दिस इज एन अनडिजायरेबल आउटकम, मुझे दर्द हुआ, मुझे जलन हुई, है ना, तो मैं इस बिहेवियर को फिर से नहीं करूंगी। सो एनी बिहेवियर दैट हैज अ डिजायरेबल आउटकम is likely to be repeated, and any behavior that has an undesirable outcome is less likely to be repeated. उसके फिर ऐसे behaviors के फिर से होने के chances कम हो जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। मान लो आपने क्लास में एक फनी स्टोरी सुनाई और सब लोग हंसे, सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया आपके जोक को, तो इट इज पॉसिबल या इट इज मोर लाइकली कि नेक्स्ट टाइम भी जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगी तो आप क्लास के फ्रंट में जाकर के खड़े होकर के वो जोक सुनाओगे। सिमिलरली, अगर आपने टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए अपना हैंड रेज किया है और टीचर ने प्रेज किया कि आपने पोलाइट बिहेवियर शो किया है, कि मतलब इट इज गुड कि आपने हाथ उठा करके क्वेश्चन पूछा है, ना कि डायरेक्टली बीच में इंटरप्ट किया है, तो आप अगली बार से भी जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा या कोई कंफ्यूजन होगा, आप अपना हैंड रेज करोगे। दिस इज कि रिवॉर्ड के बेसिस पे आपको मतलब आपको अप्रिशिएट किया गया, आपको प्रेज किया गया, सो दिस इज वर्किंग एज अ रिवॉर्ड एंड यू आर लाइकली टू बिहेव दिस सेम and you're likely to repeat the same behavior in the future also. Now, बेटा जो इतना छोटा बच्चा है वो शायद रिवॉर्ड और पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेगा ही नहीं। मान लो कोई 3 साल का बच्चा या 2.5 साल का बच्चा है, जब भी बच्चा पहली बार बोलना शुरू करता है, आई डोंट नो, सो इतने छोटे बच्चे को तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आएगा ना, ब्राइबिंग इतने छोटे बच्चों के साथ नहीं चलती, थोड़ा 5-6 ईयर्स वाले बच्चों के साथ चलती है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जो इतना बहुत छोटा बच्चा है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम वर्ड बोलने का किया, उनको एक्चुअली उनके लिए रिवॉर्ड पता है क्या होगा, कि पहली बार बोला तो जो मम्मा की मदर से सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है एक छोटे बच्चे का, तो मदर के फेस पे उनको एक्सप्रेशंस, बच्चे को एक्सप्रेशन समझ में आते हैं एक छोटे बच्चे को, ठीक है, तो मदर ने जो स्माइल किया है, दैट कैन वर्क एज अ रिवॉर्ड फॉर दैट स्मॉल किड, ये मैं मान सकती हूँ, बट अप्रिसिएशन छोटे बच्चों को, बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को नहीं समझ में आता है, वो एक्सप्रेशंस उनको जरूर समझ आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट एक बच्चा जब पहली बार लिखता है, मदर अप्रिशिएट करती है या उनको चॉकलेट या टॉफी दे देती है, दैट कैन बी ऑपरेंट कंडीशनिंग फॉर श्योर, ठीक है। सो सिमिलरली यहां पर किया दिया है कि एक्शंस दैट रिजल्ट इन पनिशमेंट और अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वीकेंड एंड लेस लाइकली टू अकर अगेन इन द फ्यूचर। सो मान लो सेम एग्जाम्पल में ये जो फनी स्टोरी वाला एग्जाम्पल है, अगर मैंने क्लास में जाकर के फनी स्टोरी सुनाई होती और सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया होता, ठीक है, मान लो जोक अच्छा नहीं था या जो भी था, जो भी रीजन था, सारे बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया, तो अगली बार से क्लास के फ्रंट में जा करके एक जोक सुनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी वेरी लेस लाइकली दैट आई विल बी रिपीटिंग द सेम बिहेवियर, ठीक है। दिस इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग को स्टडी करने के लिए बीएफ स्किनर ने एक डिवाइस बनाई थी, और इस डिवाइस को ऑपरेंट कंडीशनिंग
चेम्बर बोला जाता है. सो इट वॉज अ बॉक्स काइंड ऑफ थिंग, ऐसा बॉक्स था. ऑपरेंट कंडीशनिंग चेम्बर बोलते हैं. ज्यादा फेमसली इट इज नोन एज स्किनर बॉक्स. So it is kind of a box, and because it was devised by Skinner, so that is why it was known as Skinner box. It is an enclosed apparatus that contains a bar or key that an animal can press or manipulate in order to obtain food or water as a type of reinforcement. So ये जो box है, इसमें यहाँ पर ये एक बार है, ठीक है. इसको जो भी एनिमल अंदर बंद है, एनिमल उसको दबा सकता है, उसको प्रेस कर सकता है, ठीक है. जब वो उसको प्रेस करेगा तो उसको क्या मिलेगा, इस पेलेट में से फूड या वाटर मिल सकता है. दिस फूड एंड वाटर वर्क्स एज अ रीइंफोर्समेंट. The chamber was essentially a box that could hold a small animal such as a rat or pigeon. ये ऐसा बॉक्स था जिसमें एक स्मॉल एनिमल को आप रख सकते हो, जैसे कि एक रैट हो गया, एक पिजन हो गया. The box also contained a bar or key that the animal could press in order to receive a reward. So यहाँ पर food or water is working as a reward. In this study, the pressing of liver is the operant. ठीक है. क्यों ऑपरेंट है? बिकॉज एज वी डिस्कस्ड, ऑपरेंट इज एनी बिहेवियर दैट इज जनरेटिंग चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. कैसे इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है? रैट को फूड मिल रहा है, ठीक है. सो उसके इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं. सो यहाँ पर जो प्रेसिंग ऑफ लिवर है, दिस इज द मेन बिहेवियर जिसको स्टडी किया जा रहा है, या फिर यू कैन से ऑपरेंट. ज्यादा साइंटिफिकली स्किनर की भाषा में आप इसको ऑपरेंट बोल सकते हो. अदरवाइज यू कैन, इन लेमैन टर्म यू कैन से इट इज अ बिहेवियर. एंड गेटिंग ऑफ फूड, यानी कि इस लिवर को प्रेस करके जो फूड मिल रहा है, इट इज द कॉन्सिक्वेंस. बिकॉज द रिस्पॉन्स इज इंस्ट्रूमेंटल इन नेचर, दिस कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग. सो इंस्ट्रूमेंटल इन नेचर एज इन कि उसके बाद कुछ मिल रहा है हमें, समथिंग मटीरियलिस्टिक, ठीक है. इसलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक और नाम होता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग. हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम होता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, एंड दिस इज द रीजन दैट इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ऑल्सो. Like classical conditioning, operant conditioning can also be found in our daily life. So हमने classical conditioning जब लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, वी डिस्कस दैट डेली लाइफ में भी हमें क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत ज्यादा मिलती है. सिमिलरली हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग भी अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा मिलेगी. 2-3 एग्जांपल्स तो हमने अभी डिस्कस कर लिए, एंड वन एग्जांपल इज दिस, ठीक है. सो द रिस्पॉन्स दैट इज शोन बाय द चाइल्ड इज ऑफ बीइंग पोलाइट. As a result, the child got the treat. So this treat works as a reward, and the behavior is strengthened as a result of this reward. So every time the child wants something, the child will be polite and will say, please. Then we have, just a second. So yeah, then we have determinants of operant conditioning. So there are certain थिंग्स जिसकी वजह से आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग बेटर हो सकती है, या उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं. ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर इज लर्न्ड, maintained or changed through its consequences. So as we have already discussed, ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम या तो किसी बिहेवियर को लर्न कर सकते हैं, कोई एक बिहेवियर मेंटेन भी हो सकता है, मेंटेन एज इन स्ट्रेंथन हो सकता है, सो बार बार होगा. सो अ मेंटेनेंस ऑफ बिहेवियर इज ऑल्सो हैपनिंग. या फिर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की हेल्प से कई बार बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है. कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे. बिहेवियर मॉडिफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, वी विल लर्न अबाउट दैट ऑल्सो. सो पहला डिटर्मिनेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ रीइंफोर्सर. What is a reinforcer? It is any stimulus or event which increases the probability of the occurrence of a desired response. यहां पर reinforcer में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है increase. reinforcer कोई ऐसी चीज होती है, कोई भी ऐसा रिवॉर्ड या कुछ भी जो एक बिहेवियर को बढ़ा रहा है, यानी कि वो बिहेवियर फिर से फ्यूचर में होगा, उस बिहेवियर के होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी.
ऐसा कोई भी स्टिमुलस और इवेंट होता है रीइंफोर्सर. So any stimulus that increases the probability of occurrence of a response is known as a reinforcer. Certain factors of these reinforcers can influence the course and strength of response. So कोई भी response कितनी strength के साथ हम acquire कर लेंगे या फिर कैसे उसको हम acquire करेंगे, कितनी जल्दी acquire करेंगे, कितनी strongly acquire करेंगे, ये सब चीजें reinforcer की help से influence हो सकती हैं. So इसमें पहला है types of reinforcement. So there are certain types of reinforcement जो कि एक behavior को behavior के course या strength को बढ़ा या घटा सकते हैं. So इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं mainly, positive and negative reinforcements and punishments. So जब भी आप reinforcer पढ़ोगे, it can be of two types. First is reinforcement and second is punishment. यहाँ पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है. जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था कि रीइंफोर्सर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इंक्रीजिंग ऑफ अ बिहेवियर. वैसे ही पनिशमेंट में हमेशा पनिशमेंट आप तब देते हो जब आपको किसी बिहेवियर को डिक्रीज करना है. सो कोई ऐसा बिहेवियर है जो गलत है, सोसाइटी के हिसाब से देयर इज अ बिहेवियर दैट इज रॉन्ग. किसी भी बिहेवियर को कम करने के लिए हम जिन भी मेथड्स को यूज करेंगे वो मेथड्स हमारे पनिशमेंट होंगे. और किसी भी बिहेवियर को बढ़ाने के लिए हम अगर किसी चीज का यूज करेंगे तो वो रीइंफोर्समेंट होगा. Always remember, reinforcement is used to increase the probability of a behavior and punishment is used to decrease the probability of a behavior. So रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों दो टाइप के हो सकते हैं. रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है. सिमिलरली पनिशमेंट भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है. बहुत सारे लोग समझते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है यानी कि कोई मतलब मारा जा रहा है तो वो पॉजिटिव पनिशमेंट की तरह हो गया, बट दिस इज नॉट द केस. डिफरेंस वही होगा. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आप यूज करोगे बिहेवियर को बढ़ाने के लिए, और क्योंकि ये पॉजिटिव है लेकिन पनिशमेंट है तो आप किसी बिहेवियर को कम करने के लिए इसको यूज करोगे. ठीक है. सो कैसे होता है ये पॉजिटिव? अच्छा ठीक है, एक और चीज बताती हूँ. जैसे कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में रीइंफोर्समेंट किसी बिहेवियर को बढ़ाने के लिए और पनिशमेंट किसी बिहेवियर को कम करने के लिए है, वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव का एक मतलब होता है. पॉजिटिव का मतलब होता है हमेशा किसी चीज को ऐड कर देना, किसी अच्छी चीज को ऐड कर देना मीन्स पॉजिटिव. ठीक है. सो अगर आप रीइंफोर्समेंट में इसको यूज कर रहे हो तो आप कोई अच्छी चीज ऐड कर रहे हो एक बिहेवियर को बढ़ाने के लिए. पॉजिटिव का मतलब है टू ऐड समथिंग. ठीक है. सो अगर आप पॉजिटिव पनिशमेंट दे रहे हो तो यू आर एडिंग समथिंग अनडिजायरेबल. जैसे कि थप्पड़ मार दिया, मम्मी ने बच्चे को थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने चोरी करी. ठीक है. तो मुझे चोरी करने का बिहेवियर कम करना है, सो पनिशमेंट हो गया क्योंकि कम करना है. लेकिन आप ऐड कर रहे हो एक स्टिमुलस, आप मार रहे हो. ठीक है. सो इट विल बी पॉजिटिव पनिशमेंट. व्हाई? बिकॉज यू आर एडिंग समथिंग टू डिक्रीज अ बिहेवियर. सिमिलरली नेगेटिव का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग, कुछ सब्ट्रैक्ट कर देना, सॉरी कुछ माइनस कर देना. ठीक है. सो व्हेन आई एम टेकिंग अवे a desirable thing from a child or from a person to increase a behavior, it will be negative reinforcement. Similarly, when I am removing, I am subtracting something that a child wants to decrease a behavior, it will be negative punishment. ठीक है. इस इमेज को देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. लास्ट टाइम पे अगर कभी भी कंफ्यूजन हो इस इमेज को देख लेना, तुरंत समझ में आता है. Positive reinforcement is to add something so that the behavior happens more often. ठीक है. Negative reinforcement is subtract or take away something. Negative reinforcement is subtract or take away something so that the behavior happens more often. So the likelihood of
behavior to occur is increasing in both the cases. In positive it is done by adding something and in negative it is done by taking away something. पॉजिटिव पनिशमेंट है अब, ठीक है. सो यू आर, क्योंकि पॉजिटिव है तो यू आर एडिंग समथिंग ऑब्वियसली नेगेटिव टू मेक अ बिहेवियर हैपन लेस ऑफन. किसी भी बिहेवियर की लाइकलीहुड को कम करने के लिए, अकरेंस की लाइकलीहुड को कम करने के लिए यू आर एडिंग समथिंग. In negative punishment, you are taking away you are subtracting or taking away something जिससे कि behavior कम हो. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं. इतना क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. अब हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. फिर दिव्या, आपको समझ आया कॉन्सेप्ट पूरा? ओके, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते. एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जब चाहो इसकी पिक्चर ले लो, वरना जब रिकॉर्डिंग, व्हेन यू विल गो थ्रू रिकॉर्डिंग, तब सारे एग्जाम्पल पढ़ लेना. मैं 2-3 बता देती हूँ. सो अगेन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, यानी कि कोई एक चीज हम ऐड कर रहे हैं बिहेवियर को बढ़ाने के लिए. कैसे कर सकते हैं? एम्प्लॉय गेट्स, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ रही हूं मैं. एम्प्लॉय गेट्स रिवॉर्ड फॉर फिनिशिंग प्रोजेक्ट ऑन टाइम. ठीक है, सो एम्प्लॉय ने प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट किया तो उसको क्या मिला? रिवॉर्ड मिला. तो अगली बार से क्या होगा? रिवॉर्ड दे रहे हो आप, ऐड कर रहे हो. सो यू आर एडिंग समथिंग जिससे कि अगली बार भी एम्प्लॉय हर बार टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करे. ठीक है, सो टाइम पर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का बिहेवियर है वो इंक्रीज हो रहा है. कैसे? किसी चीज को ऐड करके, एक रिवॉर्ड को या बोनस को ऐड करके. सो इट विल बी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. अनदर इज किड गेट्स डेजर्ट फॉर ईटिंग ऑल हिज वेजिटेबल्स. बच्चे ने सारी सब्जियां खा ली तो मम्मा ने उसको एक डेजर्ट दे दिया, मान लो चॉकलेट दे दी. ठीक है, सो चॉकलेट, यू आर एडिंग समथिंग, यू आर गिविंग द चाइल्ड समथिंग सो दैट ही ईट्स हिज वेजिटेबल. ठीक है, बच्चे ने सारे वेजिटेबल खाए, आपने चॉकलेट दे दी, आपने उसको कुछ दिया है, आपने कुछ ऐड किया है जिससे कि वो आगे भी अपने सारे वेजिटेबल्स खा ले. ठीक है, सो एक बिहेवियर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है बाय एडिंग समथिंग. नाउ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. बिहेवियर बढ़ाना है हमें, कोई भी किसी भी बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है. कैसे? किसी चीज को लेकर के, यू हैव टू टेक अवे समथिंग, कोई एक चीज सब्ट्रैक्ट करनी है. ठीक है, एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल है? Employee stops getting long lunches after baby stops crying when he gets a toy store, when he gets a toy at store. No, this is the wrong example. Baby loses free time. Kid loses free time for not studying. Studies more often. ठीक है, this is a nice example. बच्चा नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, तो उससे उसका फ्री टाइम जो था, यानी कि प्ले टाइम था, वो ले लिया गया कि ठीक है मत पढ़ो, खेलने का टाइम नहीं मिलेगा. तो क्या होगा? द किड स्टडीज मोर ऑफन. ठीक है, सो यू टुक अवे समथिंग दैट ही लाइक्ड प्लेइंग. So you took away his time of playing so that he starts studying more often. ठीक है, so the behavior is increasing by taking away something. This is negative reinforcement. Then we have positive punishment. Positive punishment हमेशा याद रखना क्रिमिनल केसेस में और ट्रैफिक में, ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, उसमें होती है. इसका एग्जाम्पल नहीं ले रही हूं मैं, अपना एग्जाम्पल बताती हूँ बहुत अच्छा सा. देखो, पॉजिटिव में ऑब्वियसली कोई चीज ऐड हो रही है, समथिंग इज एडिंग एक बिहेवियर को कम करने के लिए. तो जैसे हम ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, मान लो हम हेलमेट
नो, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो अगर आपने रेड लाइट को ऐसे ही क्रॉस कर दिया, मतलब रेड लाइट पे रुकना होता है ना, यू हैव टू स्टॉप, बट आप उसको क्रॉस कर गए, आपको क्या दिया गया? आपको एक टिकट दिया गया, यू हैव टू पे सम फाइन। सो यू मतलब द ट्रैफिक पुलिस हैज बेसिकली एडेड समथिंग, एक फाइन ऐड किया है, so that the person does not crosses the red light। ठीक है, रेड लाइट को क्रॉस करने का जो बिहेवियर है वो कम करने के लिए एक फाइन को ऐड किया गया है। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव पनिशमेंट। सो समथिंग इज एडेड, समथिंग ऑब्वियसली अनडिजायरेबल, क्योंकि हमें एक बिहेवियर को कम करना है ना, सो समथिंग अनडिजायरेबल इज added to a person so that the behavior decreases। Then we have negative punishment। So because negative is something is subtracted to decrease a behavior। ठीक है, किसी बिहेवियर को कम करने के लिए कोई चीज को सब्ट्रैक्ट कर लिया गया। ठीक है, तो मान लो एक बच्चे ने स्कूल में जाके दूसरे बच्चे का लंच खा लिया। ठीक है, आई एम दी मदर, तो मैं क्या करूंगी? मैंने अपने बेटे को बोला या अपनी बेटी को बोला कि एवरी टाइम यू डू दिस, जिस भी दिन मतलब किसी और बच्चे का लंच खा करके आओगे, उस दिन का तुम्हारा प्ले टाइम गया, उस दिन तुम्हें खेलने को नहीं मिलेगा। सो आई हैव टेकन अवे द किड्स प्ले टाइम सो दैट ही डज नॉट स्टील अदर किड्स लंच। ठीक है, सो अ बिहेवियर इज बीइंग डिक्रीज्ड by taking away something has been subtracted from the kids daily schedule। ठीक है, क्लियर हो गया एग्जाम्पल से अभी चारों चीजें? हाँ जी। हम्म बट स्टिमुलस के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, सो सम वी ऐड समथिंग, हम उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप फाइन भी ऐड कर सकते हो, आप पनिशमेंट भी की ठीक है तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, अगर तोड़ा तो यू हैव टू गो टू द जेल। सो सम यू ऐड समथिंग बेसिकली, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, या हो सकता है चलो ठीक है ऐसे मानो, वी लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि आई हैव कोई बुरा बिहेवियर बोलो यार, क्या बच्चे बुरा कर सकते हैं? Hmm, ठीक है, मैं खेलने गई थी और मैं दूसरे बच्चों से लड़कर आ गई। ठीक है, सो दिस इज द बैड बिहेवियर दैट हैज टू बी वीकेंड, इस बिहेवियर को कम करना है, तो मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। सो समथिंग इज बीइंग एडेड, आई हैव बीन गिवन अ स्लैप। ठीक है, सो समथिंग हैज बीन एडेड सो दैट आई डू नॉट फाइट विद द किड्स एनी मोर। ठीक है, यू एड समथिंग, चाहे कैसे भी कुछ देना होता है, आपने फाइन दिया, आपने थप्पड़ दिया, आपने जेल में भेज दिया, कुछ एक चीज ऐड करनी होती है अनडिजायरेबल, तो फाइन इज समथिंग यू डोंट लाइक, है ना, तो आप अनडिजायरेबल चीज को ऐड कर रहे हो। नेगेटिव पनिशमेंट आपको लग रहा होगा कि इंसान के पास से तो कम हो रहा है ना, लेकिन एक्चुअली नेगेटिव का मतलब होता है कोई चीज जो डिजायरेबल है उसको ले लेना, जो ऑलरेडी आपके पास थी। जैसे कि यहां पर था कि आपने उसका प्ले टाइम ले लिया, या फिर आप क्या ले सकते हो, ठीक है, बच्चे के पास जो चॉकलेट्स थी, आपने बच्चे से उसकी चॉकलेट्स, अपने बेटे से उसकी चॉकलेट्स ले ली। सो दिस इज negative punishment। taking away something is always negative and adding something, whatever it is, adding any undesirable thing is positive। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? हम्म now we have the determinants of operant conditioning। Oh sorry, we were already discussing the determinants।
पहला अभी हमने पढ़ा रीइंफोर्सर। अब रीइंफोर्सर कितने नंबर में दिया जा रहा है या उससे रिलेटेड फीचर्स, रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड फीचर्स भी कई बार आपकी कंडीशनिंग को स्ट्रेंथन या वीकन कर सकते हैं, ठीक है। सो रीइंफोर्समेंट कितने अमाउंट में दिया जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ, जैसे मान लो नंबर ऑफ चॉकलेट्स, कितनी क्वांटिटी में दिया जा रहा है। अब वैसे अमाउंट और क्वांटिटी ऑलमोस्ट एक चीज होती है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है। इंटेंसिटी, थप्पड़ मारा तो कितनी जोर से मारा, ठीक है। सो किसी भी चीज की अमाउंट, क्वांटिटी और इंटेंसिटी कितनी है, ये चीजें आपके लर्निंग को इफेक्ट कर सकती हैं, या फिर क्वालिटी क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डॉग को, मान लो डॉग्स की ट्रेनिंग करी जाती है ना, सो आप ट्रेनिंग के लिए अगर ब्रेड दे रहे हो तो डॉग धीरे सीखेगा, लेकिन अगर आप उसको मीट दे रहे हो, आप उसको चिकन दे रहे हो डॉग को खाने के लिए, टू ट्रेन हिम फॉर समथिंग, या फिर डॉग बिस्किट्स दे रहे हो, तो वो जल्दी सीखेगा। सो क्वालिटी क्या है रीइंफोर्समेंट की, ये भी बहुत मैटर करता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप एक छोटे बच्चे को 1 रुपी दे रहे हो कोई चीज सीखने के लिए, या फिर आप उसको एक बर्गर खिला रहे हो, प्रोबेबली वो बर्गर से ज्यादा सीखेगा, ठीक है। इतना बच्चे में अकल होती है कि 1 रुपए में एक ही टॉफी आ सकती है, ठीक है। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप क्वांटिटी कितनी दे रहे हो, आप 1 रुपी दे रहे हो या आप 10 रुपी दे रहे हो, इट इज ऑल्सो अबाउट क्वालिटी, ठीक है। आप, या फिर ऐसे समझ लो कि आप बच्चे को बिस्किट दे रहे हो या फिर पिज्जा दे रहे हो, प्रोबेबली पिज्जा से ज्यादा बिहेवियर उसका स्ट्रेंथन होगा, ठीक है, बिस्किट से उतना ज्यादा नहीं होगा। ऑल्दो दिस इज माई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, सबका अलग अलग हो सकता है किसी को ज्यादा बिस्किट्स पसंद हो। सो यहाँ पे क्वालिटी का मतलब वही है कि क्वालिटी कैसी है आपके रीइंफोर्समेंट की। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द अमाउंट और द क्वांटिटी, समटाइम्स इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द रीइंफोर्समेंट ऑल्सो। The course of operant conditioning is usually accelerated by increasing these features. तो ये जितने भी फीचर्स हैं, क्वालिटी, इंटेंसिटी, क्वांटिटी एंड अमाउंट, यूजुअली ये चीजें जब इंक्रीज होती हैं तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो कोर्स होता है वो एक्सेलरेट हो जाता है, यानी कि जल्दी इंसान उस चीज को सीख लेगा। अब इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं। फर्स्ट है डिलेड रीइंफोर्समेंट, ठीक है। डिलेड रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि कोई भी बिहेवियर हुआ, आपने उसके बाद रीइंफोर्समेंट दिया तो, लेकिन थोड़े डिले के बाद दिया, थोड़ी देर के बाद दिया। जैसे कि एक बिहेवियर हुआ और आपने दिया उसके 4 घंटे बाद या 2 दिन बाद आपने रीइंफोर्समेंट दिया, this is called delayed reinforcement. So reinforcement is being given but after some time, after a delay, after a pause. Usually जो डिलेड रीइंफोर्समेंट है वो बच्चे और ह्यूमंस के सिवा जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ नहीं वर्क करता। बड़े लोगों के साथ कर सकता है ऑब्वियसली, छोटे बच्चों के साथ नहीं करता, या फिर डॉग्स के साथ या कोई भी एनिमल है अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस, उनके साथ वर्क नहीं करता। इसका रीजन ये है कि पर्सनालिटी पढ़ी हो अगर, तो उसमें इड ईगो सुपर ईगो शायद पढ़ा होगा, अगर दिव्या आपको याद हो तो। नहीं भी याद है तो मैं बताती हूँ। इड का मतलब होता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इड बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में। इड का मतलब है जो चीज चाहिए अभी चाहिए, ठीक है। सो बच्चे यूजुअली डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर आप एक बच्चे से बोलो कि तू आज पढ़, मैं तुझे 1 हफ्ते बाद ये चीज दूंगा, उसको नहीं फर्क पड़ेगा। आप उसकी आधी चीज भी उसको बोलोगे आज पढ़ ले, पढ़ने के तुरंत बाद दूंगा, वो बच्चा काम कर लेगा, क्योंकि बच्चों को तुरंत प्लेजर चाहिए होता है। दे वॉन्ट इमीडिएट प्लेजर, दे कैन नॉट डिले इट। डिलेड ग्रेटिफिकेशन बच्चों को नहीं समझ आता है, बड़ों को आता है, मुझे आता है, ठीक है। मैं बड़ी हूं, या आप लोगों अडल्ट्स को, अडोलेसेंट्स को, इवन 12-13 साल के बच्चों को भी समझ में आता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि 10-12 साल के बच्चे पूरे साल पढ़ लेते हैं कि लास्ट में एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए, दैट वर्क्स एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। लेकिन एक छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा है, वो सिर्फ कल के एग्जाम के लिए ही पढ़ेगा, वो इतना लंबा नहीं सोच पाएगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन छोटे बच्चों को समझ नहीं आता है। सिमिलरली डॉग्स को नहीं आता है। अगर आप डॉग को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसको एक बिहेवियर सिखा रहे हो और आप उसको 2 दिन बाद बिस्किट दोगे, डॉग को समझ में थोड़ी ना आएगा कि ये बिस्किट मुझे उस वाली बिहेवियर के लिए मिला है। सो एनी वन
any animal apart from humans and children do not understand the concept of delayed reinforcement. उनके साथ effectively work नहीं करेगा, और इनफैक्ट एनिमल्स के साथ तो बिल्कुल ही नहीं करेगा. उनको 1 घंटे बाद भी आप बिस्किट दोगे तो भी उनको समझ नहीं आएगा. ठीक है. Then we have schedules of although delayed reinforcement can work with elder people, ठीक है, या adults के साथ, adolescents के साथ it can work. We all, मतलब जो लोग भी working होते हैं, we all work for a month in our offices to get a salary. ठीक है, या फिर हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं कि हमें 1 महीने बाद जब सैलरी मिलेगी तो उसके साथ में इंसेंटिव या बोनस मिल जाएगा. सो हम लोग के साथ डिलेड रीइंफोर्समेंट चलता है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ नहीं चल पाता है यूजुअली. देन वी हैव शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि रीइंफोर्समेंट हर ट्रायल के बाद मिल रहा है या कुछ ट्रायल्स के बाद मिल रहा है. कुछ ट्रायल्स के बाद मिल रहा है तो कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद मिल रहा है. सो मान लो मैंने बच्चे को बोला है कि जितनी बार तुम्हारा अच्छा स्कोर आएगा या तुम्हें A+ मिलेगा, हर 5वें A+ पे तुमको एक चॉकलेट मिलेगी. ठीक है. या फिर मैंने बोला है कि जब भी A+ आएगा एक चॉकलेट मिलेगी, या फिर मैंने बोल दिया एवरी 2 times जब A+ आएगा तब चॉकलेट मिलेगी. दिस इज कॉल्ड शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट. कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स पर आपको रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट. नाउ शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट कैन बी ऑफ 2 types, continuous and partial. What is continuous and what is partial? Continuous का मतलब है कि हर बिहेवियर को, every time the behavior is exhibited, reinforcement is given. So every time the kid gets A+, the kid gets a chocolate. This is called continuous reinforcement. Usually हम continuous reinforcement को तब यूज करते हैं जब हम कोई नया बिहेवियर सिखा रहे होते हैं. ऑलरेडी सीखे हुए बिहेवियर को अगर स्ट्रेंथन करना होता है तो आप पार्शियल का यूज करते हो मोस्टली, लेकिन आप कॉन्टिन्यूस को तब यूज करोगे जब कोई चीज पहले से आती ही नहीं है, कोई नई चीज सिखानी है, तब आप कॉन्टिन्यूस का यूज करते हो. ये ऐसे केसेस में ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि नई चीज सिखानी है तो बार बार रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है, हर बार रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है. कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट से एक्यूजेशन यानी कि स्किल जो होती है किसी चीज को करने की वो बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन जितनी जल्दी एक्यूजेशन होता है उतनी ही जल्दी एक्सटेंशन भी हो सकता है. ठीक है. जैसे कि अगर मान लो मैंने एक बच्चे को साइकिल सिखाना है, साइकिल चलाना सिखाना है पहली बार, ठीक है, या फिर चलो बच्चे को ABCD लिखना सिखाना है. ठीक है. तो वैसे दिस इज अ स्किल, ये तो एक बार याद ही जाती है, इसमें क्या एक्सटेंशन होगा, कुछ और देखते हैं. ठीक है. मुझे बच्चे को हाथ धोना सिखाना है. ठीक है. पहली बार बच्चे को नहीं पता है खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं. सो एवरी टाइम द चाइल्ड वॉशेज हैंड बिफोर ईटिंग, मैंने उसको खाने के साथ में उसका कोई भी एक फेवरेट ट्रीट देनी शुरू कर दी. सो आई डिड दिस विद द चाइल्ड एवरी टाइम he washed his hands. ठीक है. अब मान लो मैंने सडनली वो हैंड्स वॉश कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैंने ये ट्रीट देना बंद कर दिया, तो उसका सडनली एक्सटेंशन हो जाएगा. वो हाथ धोना 1-2 बार आपने नहीं दिया, तीसरी बार वो नहीं करेगा. ठीक है. सो ऑल्दो कंटिन्यूअस से एक्यूजेशन बहुत जल्दी होता है, लेकिन जितना जल्दी एक्यूजेशन होता है उतनी ही जल्दी एक्सटिंक्शन भी हो जाता है. एक्सटिंक्शन इज पुराने लर्न्ड बिहेवियर को करना छोड़ देना, ठीक है, या उसे भूल जाना. अब आता है पार्शियल. पार्शियल इज दैट काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट वेयर ओनली सम ट्रायल्स ऑफ द बिहेवियर और ओनली सम टाइम्स द बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड, नॉट एवरी टाइम. आप सारे के सारे ट्रायल्स को रीइंफोर्स नहीं करते हो, सिर्फ कुछ को करते हो. ठीक है. इसमें एक्यूजिशन धीरे धीरे होता है, लेकिन क्योंकि एक्यूजिशन धीरे धीरे होता है इसीलिए इट इज मोर रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन.
यानी कि एक्सटिंक्शन होने के चांसेस कम है। इसका बहुत ही लॉजिकल रीजन है। देखो क्या है कि A+ है, मैंने अपने बच्चे को बोला है कि जितनी कि मतलब A+ लाओगे तो टॉफी मिलेगी या कोई अच्छी चीज, ठीक है। A+ लाओगे तो यार पता नहीं कुछ तो मिलेगा, कुछ अच्छा सा मिलेगा, ठीक है। अब मैंने उसको फर्स्ट टाइम दिया जब वो A+ लाया, फिर वो जब भी लाया 2-3 बार लाया और नहीं मिला, फिर मैंने 4th टाइम पर फिर से दे दिया, उसके बाद फिर और 2-3 बार नहीं दिया, फिर 9th टाइम पर फिर से दे दिया। अब यहां पर ये एक्सटिंक्शन के लिए रेजिस्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि कोई बात नहीं, हो सकता है इस बार वाले में, मतलब मैं इस बार भी A+ लाया हूं, इस बार नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगा। पहले भी तो 2-3 बार मैं लाया था, फिर नहीं मिला था, फिर सडनली एक बार मिला था। एक्सपेक्टेशन हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर एक्सटिंक्शन के चांसेस थोड़े से कम होते हैं या फिर एक्सटिंक्शन बहुत स्लोली होता है। सो दिस इज वाई पार्शियल इज मोर रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन। पार्शियल रीइंफोर्समेंट 4 टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। एक 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। ऑनलाइन अराउंड 10 है, लेकिन यूजुअली मतलब जस्ट सेकेंड, पहले मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं, सारा रिकॉर्ड हो जाता है सब पे ना। हाँ, so we were discussing that partial reinforcement can be of 4 types. So partial को पहले तो intermittent भी बोलते हैं। intermittent यानी कि बीच बीच में गैप्स दे देकर होती है ना, आपको कंटिन्यूसली नहीं मिल रही, गैप्स देकर मिल रही है, इसलिए पार्शियल रीइंफोर्समेंट का एक और नाम होता है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। सो इसको आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, रेशियो स्केड्यूल्स एंड इंटरवल स्केड्यूल्स। रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, यानी कि हर 5th टाइम जब बिहेवियर हो रहा है तब मिल रहा है, या हर 2nd टाइम जब बिहेवियर हो रहा है तब मिल रहा है, ठीक है। और इंटरवल का मतलब हो रहा है कि कितने टाइम बाद, सो आफ्टर एवरी 10 डेज मिल रहा है रीइंफोर्समेंट, या फिर आफ्टर एवरी 5 डेज मिल रहा है रीइंफोर्समेंट। सो इंटरवल इज अबाउट टाइम एंड रेशियो इज अबाउट नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब ये दोनों ही दो टाइप के हो सकते हैं, फिक्स्ड रेशियो एंड वेरिएबल रेशियो, एंड इंटरवल कैन बी ऑफ फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल इंटरवल। तो टोटल हमारे पास पार्शियल रीइंफोर्समेंट 4 टाइप के हो सकते हैं, फिक्स्ड रेशियो जिसे FR भी बोलते हैं, वेरिएबल रेशियो जिसे VR भी बोलते हैं, फिक्स्ड इंटरवल यानी कि FI एंड वेरिएबल इंटरवल यानी कि VI, ठीक है। अब क्या होता है फिक्स्ड में, फिक्स्ड यहां पे बता देती हूँ, फिक्स्ड का मतलब है कि मतलब एक फिक्स कर दिया है इतने नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद मिलेगा। वेरिएबल का मतलब है कि फिक्स्ड नहीं है, कभी भी हो सकता है, रैंडमली कभी भी, ठीक है। तो अब इसको जब हम रेशियो और इंटरवल के साथ मिलाते हैं तो इट समहाउ मेक्स सम मीनिंग। इट इज दिस कि अगर फिक्स्ड रेशियो है तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस के बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल एवरी 5th टाइम the behavior is exhibited, the person will be reinforced. इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल में क्या है कि रीइंफोर्समेंट एक स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम के बाद मिलेगा, यानी कि आफ्टर, मान लो अगर 5 मिनट्स है तो आफ्टर एवरी 5 मिनट्स ऑफ बिहेवियर के बाद, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, फिक्स्ड रेशियो का क्या है, when the toddler turns the page in a book every time और every 3rd time। so every 3rd time मान लो, every time actually नहीं होगा क्योंकि अदरवाइज ये कंटिन्यूस में हो जाएगा, ठीक है। so every 3rd time the toddler turns the page of a book, the toddler is reinforced। so रेशियो है हर 3rd टाइम पे मिल रहा है, सॉरी हर 3rd टाइम पे रेशियो है और फिक्स कर दिया है कि 3rd टाइम पर ही मिलेगा। सिमिलरली इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल में क्या है, टाइम लिमिट कर दिया 2 मिनट, ठीक है। अब हर 2 मिनट बाद
अगर मतलब टॉडलर अगर क्वाइटली बैठा हुआ है तो आफ्टर एवरी 2 मिनट्स द रीइंफोर्समेंट इज गिवन। फिक्स कर दिया आपने। अब वेरिएबल में चेंज हो जाता है, इट कैन बी चेंजिंग। सो वेरिएबल रेशियो में क्या है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड आफ्टर एवरेज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। सो कुछ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन कितने हैं वो फिक्स नहीं किया है। सो फॉर एग्जाम्पल यही सेम है, when the toddler turns the page in a book, mom praises verbally about every 4 to 6 page turn. So थर्ड नंबर फिक्स नहीं किया, वेरिएबल कर दिया कि 4 से लेके 6 पेजेस के अराउंड में उसको प्रेज मिल जाएगा। तो कभी तो 4 पेज के बाद मिल गया, फिर कभी 6 पेज के बाद मिल रहा है रीइंफोर्समेंट, कभी 5 पेजेस के बाद मिल रहा है, ठीक है। सो रेशियो है, एक नंबर ऑफ पेजेस हैं, लेकिन it is not fixed. It is ratio, but it is not fixed. It is variable in nature. It can be changing. Similarly, variable interval में क्या होगा, reinforcement is provided after an average amount of time. So एक टाइम के बाद मिल रहा है, लेकिन टाइम कितना होगा इट इज नॉट फिक्स्ड। ऐसा भी हो सकता है 5 मिनट बाद मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है 3 मिनट बाद मिल जाए। सो एक एवरेज टाइम सेट कर दिया कि अराउंड 2 से 5 मिनट के बाद मिल जाएगा। सो अगर टॉडलर कार में क्वाइटली बैठा हुआ है तो हर 2 से 5 मिनट के आसपास में उसको रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। क्लियर हो गए चारों? सो अब इन चारों के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स रेट होता है वेरिएबल रेशियो का। रिस्पॉन्स रेट यानी कि इससे लर्निंग सबसे ज्यादा जल्दी हो जाती है, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है और विदाउट पॉजेज होता है, यानी कि इसमें बच्चा पॉज नहीं लेगा, चुपचाप बिहेवियर करता रहेगा कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी पॉजेज, ठीक है। एंड इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इसमें सबसे ज्यादा रहती है। फिर आता है फिक्स्ड रेशियो। इसमें भी रिस्पॉन्स रेट इज वेरी हाई। The pattern of responses is not constant but it is steady in nature, and when ratio, अगर ratio high है तो high the pause after reinforcement is low, ठीक है। सो अगर रेशियो हाई है, जैसे कि आपने 5 सेट कर रखा है या 10 सेट कर रखा है, तो 10 का जो होगा वो 5 के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होगा। जितना जितना हाई रेशियो होगा उतना ज्यादा पॉजेस के चांसेस कम होंगे, ठीक है। पॉज एज इन कि यूजुअली क्या होता है कि बच्चे हमारी बात मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनको फिर अपनी टॉफी मिल गई उसके बाद फिर वो नहीं मानेंगे, लेकिन आप देते रहोगे तो वो मानना सीख जाते हैं। तो ये जो टॉफी मिलने के बाद जो थोड़ा सा पॉज होता है ना, वो कम रहता है इस वाले केस में। इसमें वेरिएबल रेशियो में तो पॉज होता ही नहीं है, फिक्स्ड रेशियो में ये जो पॉज होता है इट इज वेरी लेस। और वो बोल रहे हैं इसके एक्सटिंक्शन के रेजिस्टेंस में जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा एक्सटिंक्शन के लिए। फिर आता है फिक्स्ड इंटरवल। इसमें रिस्पॉन्स रेट इज मॉडरेट। लॉन्ग पॉज आफ्टर रीइंफोर्समेंट, इसमें क्या होता है यूजुअली रीइंफोर्समेंट के बाद एक लंबा पॉज ले लेते हैं बच्चे, फॉलोड बाय ग्रेजुअल एक्सेलरेशन, और उसके बाद फिर से मतलब रीइंफोर्समेंट मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने पॉज ले लिया, अब वो आप डिजायर्ड बिहेवियर नहीं करेंगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से टॉफी मिलने के लिए या फिर से रीइंफोर्समेंट के लिए सडनली उनका एक एक्सेलरेटेड ग्रेजुअल एक्सेलरेटेड बिहेवियर शुरू हो जाता है, मतलब वो फिर से वो चीज करना शुरू कर देते हैं। वो बोल रहे हैं कि इंटरवल जितना लंबा होगा, यानी कि बीच में जितना लंबा टाइम गैप आपने लिया है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा एक्सटिंक्शन के लिए। फिर आता है वेरिएबल इंटरवल। इसमें भी मॉडरेट होता है रिस्पॉन्स रेट। इट इज स्टेडी एंड यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स, जैसे कि यहाँ पर ग्रेजुअल एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेटेड नहीं होता, यूनिफॉर्म सा होता है रिस्पॉन्स। इसमें ये बोल रहे हैं कि फिक्स्ड इंटरवल यानी कि इससे इससे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ये कंपैरेटिवली। तो अगर 1 2 3 4 के हिसाब से लिखो रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है और फिर इसका है। और रिस्पॉन्स की जो रेट है वो तो इसी सीरीज में चलती है 1 2, ये दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है, 3 एंड 4 किधर भी लिख सकते हो।
ये इससे इजीली याद हो जाता है रेजिस्टेंस के लिए कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है वेरिएबल रेशियो का, फिर उससे कम है फिक्स्ड रेशियो का, उससे कम है वेरिएबल इंटरवल का और सबसे कम है फिक्स्ड इंटरवल का. So it's VR is greater than FR is greater than VI is greater than FI. If you remember this, कभी भी नहीं भूलोगे कि कौन सा सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद कौन सा आता है उसके बाद. It's VR FR VI FI. VR FR VI FI. You will never forget it. इसको याद कर लेना बस. अब आता है हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन. बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होता है? बिहेवियर के जो पैटर्न्स हो जाते हैं ना, मतलब ऐसे पैटर्न्स, किसी किसी का एक अजीब सा ही बिहेवियर का पैटर्न होता है, ऐसे पैटर्न्स को चेंज करने का जो प्रोसेस होता है ओवर अ लॉन्ग टर्म, एक लंबे टाइम से जो बिहेवियर्स चले आ रहे हैं, बिहेवियर का एक पैटर्न है, उसको चेंज करना कैसे, कंडीशनिंग से और बाकी लर्निंग थ्योरीज की हेल्प से उसको चेंज करना इज कॉल्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशन. The goal of behavior modification is to swap objectionable, problematic and disagreeable behaviors with more positive and desirable behaviors. यानी कि एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है, उसको किसी डिजायरेबल बिहेवियर के साथ स्वैप कर देना इज द मेन गोल. ऐसे बिहेवियर्स जो ऑब्जेक्शनेबल होते हैं, सोसाइटी में अच्छे नहीं माने जाते, या फिर जो प्रॉब्लमैटिक हैं या डिसएग्रीएबल हैं, ऐसे बिहेवियर्स को हटा करके उनकी जगह पर पॉजिटिव डिजायरेबल बिहेवियर्स लाना, इस टेक्निक को बोलते हैं बिहेवियरल मॉडिफिकेशन. बिहेवियर मॉडिफिकेशन वैसे तो आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली ये यूज होता है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों में रिवॉर्ड और पनिशमेंट की जो मेन वो होती है, की जो टेंडेंसी होती है, वो बहुत हाई चलती है. बिहेवियर मॉडिफिकेशन को बहुत कॉमनली आप BM के नाम से सुनोगे. बिहेवियर मॉडिफिकेशन लंबा नाम हो जाता है, सब बोलते हैं BM. ठीक है. सो इट ऑल्सो वर्क्स एज अ थेरेप्यूटिक प्रोसेस फॉर किड्स हु हैव ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर, या जिनको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, उनके साथ BM यूज होता है. सो क्लिनिक में कई बार ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं, जो किसी की बात नहीं मानते, जिद्दी होते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं. ऐसे बच्चों के साथ BM यूज होता है. अब इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट. दिस आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन, क्योंकि ये मैंने फिर पहले भी समझाया है. एंड आई वुड वांट दैट इफ यू आर ज्वाइनिंग द क्लास दिव्या, नेक्स्ट टाइम जब क्लास में आओगे, आई वांट an example of each of these. I want 4 examples. कैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से आप BM कर सकते हो, कैसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से BM कर सकते हो, कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट से BM कर सकते हो. I want examples of these. This is your homework. Okay? Then इसके बाद है एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन का मतलब वही होता है, कोई एक अच्छी चीज जो आप पहले चीज दे रहे थे, रीइंफोर्समेंट दे रहे थे, उसको हटा लेना, जिससे कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो धीरे 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 खत्म हो जाए. ठीक है. सो ये ज्यादातर उस एक्सटिंक्शन बहुत कॉमनली उन केसेस में यूज होता है जहां पर बच्चे अटेंशन सीक करते हैं. कुछ बच्चे बहुत ही अटेंशन सीकिंग होते हैं, मम्मी पापा का अटेंशन लेने के लिए बहुत टैंट्रम्स करते हैं, सब करते हैं, वहां पे एक्सटिंक्शन यूज होता है. तो ऐसे पेरेंट्स को सीधे समझाया जाता है कि अटेंशन सीख कर है, दो ही मत अटेंशन, भाड़ में जाए, रोए चिल्लाए कुछ भी करे, अटेंशन ही मत दो, ध्यान टोटल इग्नोर करो, क्योंकि वो अटेंशन सीख करने के लिए कर रहा है ना. बच्चा जो भी बिहेवियर कर रहा है वो अटेंशन सीख करने के लिए कर रहा है. आप ध्यान ही मत दो, वो थोड़ी देर बाद करना बंद कर देगा. तो अगर कोई बच्चा एक मॉल में जाकर के बिल्कुल वहां पर लेट गया कि मुझे तो ये चॉकलेट दिलाओ, ध्यान ही मत दो उस पर, आप अपनी शॉपिंग करने लग जाओ, थोड़ी देर बाद चुपचाप पीछे आ जाएगा, क्योंकि जो उसको चाहिए था, आपकी अटेंशन चाहिए थी, वो उसे मिल ही नहीं रही. खत्म कहानी. दिस इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन. देन वी हैव शेपिंग एंड चेनिंग. मैंने इसको अलग अलग से ना लिखकर एक साथ इसीलिए ये इमेज लगाई है, क्योंकि शेपिंग और चेनिंग में थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, तो कंफ्यूजन होता है. शेपिंग एक बिहेवियरल प्रोसीजर है, यानी कि बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की टेक्निक है, जहां पर
जो बिहेवियर हमें कराना है, फाइनली जो डिजायर्ड बिहेवियर है, उससे क्लोजेस्ट बिहेवियर, मतलब सिमिलर टाइप का बिहेवियर, क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशंस बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लोजर अप्रोक्सीमेशंस कराए जाते हैं और हर उसको रीइंफोर्स किया जाता है, और साथ ही एट द सेम टाइम एक्सटिंग्विशिंग प्रीवियस अप्रोक्सीमेशंस ऑफ द बिहेवियर, और जो पहले था उसको हटा दिया जाता है। सो ये बिहेवियर मुझे करना है। इस बिहेवियर, ये मान लो फाइनल मेरा टारगेट बिहेवियर है, टीबी मतलब टारगेट बिहेवियर के मेन टर्म जो यूज होता है टारगेट बिहेवियर। सो जो टारगेट बिहेवियर है उसके जैसा, ऑलमोस्ट उसके जैसा एक बिहेवियर मैंने कराया, बच्चे को इसके लिए रीइंफोर्स किया, फिर थोड़ा सा और इसके जैसा बिहेवियर कराया, टारगेट बिहेवियर जैसा, इसको रीइंफोर्स किया, लेकिन अगर वो अभी भी पुराना वाला ही कर रहा है तो इसको रीइंफोर्स नहीं किया, ठीक है। अब उसको ये वाला करवाएंगे हम, ये भी कर दिया तो फिर से रीइंफोर्समेंट दिया, फिर थोड़ा सा और टारगेट बिहेवियर जैसा सिमिलर बिहेवियर कराया। अब इसको रीइंफोर्स नहीं करेंगे, इसको करेंगे। अगर बच्चा अभी भी यही कर रहा है तो फिर हम रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे, और ये कर दिया तो रीइंफोर्समेंट दे दिया। तो धीरे धीरे ऐसे करके बच्चा फाइनल टारगेट बिहेवियर कर देता है। दिस इज कॉल्ड शेपिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बच्चे से डॉग बुलवाना है, ठीक है। तो पहले टीचर उससे कहेगी ड बोलो, ड, उसने ड बोला, उसको एक रीइंफोर्समेंट मिल गया। अब उसको बोला डॉ बोलो, ड ओ बोलो, डॉ बोलो। अब अगर वो अभी भी ड बोल रहा है तो उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसने डॉ बोल दिया उसको रीइंफोर्समेंट दे दिया जाएगा। फाइनली उससे बोला जाएगा डॉग बोलो। अगर वो अभी भी डॉ बोल रहा है तो उसे नहीं मिलेगा, जैसे ही उसने डॉग बोल दिया उसको रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड शेपिंग। देन कम्स चेनिंग। चेनिंग एंड शेपिंग काफी सिमिलर लगते हैं, ऑल्दो इसमें फर्क होता है। चेनिंग में आप एक स्किल को उसके सब कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हो, ठीक है। यानी कि कोई एक टास्क है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, उसको तोड़ देते हो छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। जैसे कि मुझे बच्चे को हाथ धोना सिखाना है, बच्चे को हाथ धोना नहीं आता, मुझे उसे हाथ धोना सिखाना है, तो पहले मैं उससे कहूंगी टंकी खोलो, पहले मैं उसको टंकी खोलना सिखाऊंगी। जब उसने टैप खोलना शुरू कर दिया, उसको टैप खोलना बिल्कुल स्किलफुली आ जाएगा, मैं क्या हाथ धोना सिखा रही थी, हाँ ठीक है ना, तो मैं उसको कहूंगी कि अब आपको हाथ पानी में रखने हैं। अब उसने जब ये चीज सीख ली अच्छे से कि पहले टैप खोलना है उसके बाद पानी, जब ये दो स्टेप्स उसने फाइनली करने शुरू कर दिए, उसके बाद मैं कहूंगी अब सोप लेना है, सोप को हाथों पे लगाना है। फिर फाइनली जब वो इतना काम बिना किसी हेल्प के करने लगेगा कि उसने टैप खोल लिया, पानी में हाथ डाल लिए, फिर उसने सोप लगा लिया, अब उसको इस सोप वाले हैंड्स को फिर से धोना है, ये फोर्थ स्टेप हो गया। जब ये चारों स्टेप्स वो अपने आप करने लगा तो मैंने उसे फिफ्थ स्टेप दिखाया कि अब आपको टैप क्लोज करना है। टैप क्लोज कर लिया, फिफ्थ स्टेप भी सीख लिया, अब आपको हैंड्स को पोंछना है, ड्राई करना है विद अ टॉवल, ठीक है। सो ऐसे आप एक बड़े टास्क को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हो, सब कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हो, ठीक है। और आप इन स्टेप्स को फॉरवर्ड भी सिखा सकते हो, बैकवर्ड भी सिखा सकते हो, कई बार उल्टा भी सिखाया जाता है। पहले हाथ पोंछ, उल्टे से शुरू करेंगे, सबसे पहले हाथ पोंछना सिखाएंगे, फिर टंकी बंद करना सिखाएंगे, फिर हाथ धोना सिखाएंगे, सॉरी मतलब पानी में हाथ डालना, फिर सोप, और उसके बाद टैप को खोलना। कई बार उल्टा भी सिखाया जाता है, डिपेंड्स कि टास्क कैसा है। सो यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि मेन स्किल क्या सिखानी है, सॉक्स को फोल्ड करना। सो सबसे पहले क्या सिखाया गया बच्चे को कि आपको सॉर्ट करना है और मैच करना है सॉक्स को, यानी कि बहुत सारे अलग अलग कलर के सॉक्स हैं, मिक्स कर दिए, पिंक और पिंक वाला एक साथ करना है, ब्लू और ब्लू वाला साथ में रखो, रेड और रेड वाला साथ में रखो, व्हाइट और व्हाइट वाला साथ में रखो, ब्लैक और ब्लैक वाला साथ में रखो। तो आपने मैचिंग कर ली, पहले ये वाला स्टेप सिखाया। उसके बाद क्या सिखाया कि एक सॉक से कैसे होता है, सॉक ऐसे करके होता है, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरा वाला, जैसे पिंक वाला एक सॉक्स ऐसे रख दिया, इसी के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही आइडेंटिकली दूसरा वाला सॉक्स इसके ऊपर रखना है, यानी कि टो से हील तक दोनों सॉक्स को अलाइन करके साथ में पकड़ना है। उसके बाद इसको ऐसे करके फोल्ड कर देना है, जैसे भी सॉक्स को फोल्ड करते हैं,
ठीक है, उसके बाद उसको फोल्ड कर देना है और फाइनली ऐसे करके बच्चे को सॉक्स फोल्ड करना आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया शेपिंग और चेनिंग? हाँ, वही। यहाँ पर एक ही चीज है, ठीक है, इसके जैसा सिमिलर काम सिखाना है। डॉग से ड सिमिलर है ना, या डॉ सिमिलर है। सो यहाँ पर क्लोजर अप्रोक्सीमेशन सिखाते हो आप। जो मेन टारगेट बिहेवियर है उसके जैसा टास्क सिखा, वो थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं कर पाता है एक बार में बच्चा, तो आप उसके जैसा कुछ सिखाते हो। ठीक है, यहां पर आप मेन टास्क को तोड़ देते हो छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, फिर आता है हमारा फ्लडिंग। फ्लडिंग यूज होती है फोबियाज के केस में। किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है तो फ्लडिंग यूज करते हैं। जैसे कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे हाइट से अगर डर लगता है तो मुझे, ये जमीन है, यहां पर जाकर के एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, यहां पे जाके खड़ा कर दिया बहुत ऊंचाई पर, आप खड़े रहो। सो आपको जिस चीज से डर लगता है डायरेक्टली आपको उसी चीज से फ्लड कर दिया जाता है, डायरेक्टली आपको जिस चीज से डर लगता है उसी सिचुएशन में जाकर के खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन फ्लडिंग को बहुत ही मतलब बारीकी से यूज किया जाता है, बहुत सोच समझ के यूज किया जाता है, क्योंकि कई बार अगर इंसान पैनिक कर जाए ऐसी सिचुएशन में तो उसको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए फ्लडिंग को बहुत सोच समझ के यूज किया जाता है। हर क्लाइंट जिसको किसी चीज से फोबिया है उसके साथ आप फ्लडिंग यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ ऐसे क्लाइंट्स के साथ यूज किया जाएगा जो उतना पैनिकी नहीं होंगे, ठीक है, या फिर जिन्हें अपने फियर्स को फेस करने की जिनमें हिम्मत है, जिनका दिल कमजोर है। कमजोर दिल वालों के साथ फ्लडिंग नहीं करी जाएगी बिल्कुल भी। देन आती है अवर्जन थेरेपी। अवर्जन थेरेपी का मतलब होता है कि कोई अनडिजायरेबल चीज को साथ में ऐड कर देना। यूजुअली अवर्जन यूज होता है एडिक्शन के केसेस में, ठीक है, ज्यादातर। सो मान लो अगर मुझे ड्रिंकिंग की बहुत ज्यादा आदत है, मैं बहुत ज्यादा दारू पीती हूँ, तो मेरे ड्रिंक में, मेरे अल्कोहल में कुछ ऐसी ड्रग या मेडिसिन ऐड कर दी जाएगी जिससे मुझे वॉमिट आ जाए। ऑलवेज हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि ये ड्रग कोई नुकसान ना पहुंचाए, सिर्फ वॉमिट सी फीलिंग आने लगे, तो आपको अवर्जन हो जाता है। अवर्जन मतलब आपको चिढ़ सी होने लगती है उस चीज से जो आपको इतनी ज्यादा पसंद थी कि आपको उसकी आदत हो गई थी। ठीक है, या फिर जैसे मान लो अगर बच्चा बहुत ज्यादा इतनी कोल्ड ड्रिंक पीता है, इतना कोल्ड ड्रिंक पीता है कि मानता ही नहीं है, तो आपने उसकी कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा सा नीम का वो या करेले का जूस मिला दिया, अब उसे वो कड़वा लगने लगेगा। 2-3 बार जब वो कड़वा पिएगा तो अब वो कड़वे के चक्कर में हर बार उसके सामने कोल्ड ड्रिंक आएगी तो वो पिएगा ही नहीं, वो उसकी तरफ देखेगा ही नहीं। सो आपको बेसिकली अवर्जन हो जाता है चीजों से, क्योंकि आप उसमें कुछ ऐसा मिला देते हो, मिक्स कर देते हो चीजों में, या ऐड कर देते हो कुछ ऐसा कि आपको चिढ़ सी होने लगे, आपको नफरत सी। हाँ, देन वी हैव टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में ना टोकन्स दिए जाते हैं। इसमें क्या है कि मैंने बच्चे को बोला कि जब जब तुम 1 घंटा पढ़ोगे तुम्हें 1 टोकन मिलेगा। सो 1 hour ऑफ स्टडी equals to 1 token, and when you have collect and 50 tokens equals to 1 pizza। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया। तो फाइनली जब तुम 1 hour करके 1 hour करके 1 टोकन कमा लोगे और 50 टोकन्स मिल जाएंगे, सो यू कैन एक्सचेंज दीज टोकन्स टू हैव अ पिज्जा। दिस इज कॉल्ड टोकन इकोनॉमी। देन कम्स सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसमें 2 चीजें चलती हैं, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस प्लस रिलैक्सेशन। ये भी अगेन फोबिया के केसेस में यूज होता है। जिन लोगों के साथ फ्लडिंग नहीं चलती उन लोगों के साथ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन करते हैं।
सो पहले इंसान को रिलैक्सेशन करना सिखाया जाता है। रिलैक्सेशन एज इन कि आपको आंखें बंद करके मतलब अपने आप को, अपने माइंड को बहुत क्लियर करना है और बॉडी को रिलैक्स करना है। इसके लिए कई बार जो थेरेपिस्ट होता है वो खुद से इंस्ट्रक्शंस देता है कि मतलब एक कुछ ऐसे रिलैक्सेशन वाली टेक्निक्स होती हैं, मसल्स को रिलैक्स करना, माइंड को रिलैक्स करना, इससे बीपी कम हो जाता है। ये सब चीजों के लिए रिलैक्सेशन ट्रेनिंग कराई जाती है। पहले पहले इंसान को रिलैक्स करना सिखाया जाता है अलोंग विद द थेरेपिस्ट का, मतलब जो थेरेपिस्ट बोल रहा है उसके साथ साथ। ठीक है, रिलैक्सेशन सिखा दिया, उसके बाद क्या होगा, अब सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट होगा। यानी कि अगर मान लो मुझे डॉग से डर लगता है, तो पहले थेरेपिस्ट इंसान को, जो भी इंडिविजुअल है, उसको एक फोटो दिखाएगा, नहीं, उसको बोलेगा इमेजिन करो डॉग है। यूजुअली जिनको फोबिया होता है ना, उनको सोच करके भी डर लगता है इन चीजों के बारे में। ठीक है, सो पहले मुझे बोला जाएगा कि पहले इमेजिन करो कि डॉग है कोई। अब अगर मुझे फोबिया, मुझे पैनिकी वाली फीलिंग शुरू हुई, तो मुझे तुरंत रिलैक्सेशन कराया। उसके बाद एक बार जब मैं क्लियर हो गई, मतलब बार बार मुझे डॉग को इमेजिन करवाया गया और फिर रिलैक्सेशन, डॉग को इमेजिन कराया, रिलैक्सेशन, फिर से डॉग को इमेजिन करवाया और रिलैक्सेशन। एक बार आई एम कंफर्टेबल विद द इमेज ऑफ डॉग इन माई माइंड, उसके बाद मुझे एक्चुअली एक फोटो दिखाई जाएगी डॉग की। ठीक है, अब क्या होगा, जब मुझे फोटो दिखाई जाएगी डॉग की, उसके बाद मुझे फिर से रिलैक्स, क्योंकि मुझे वो फोटो देख के भी डर लगेगा डॉग की, तो फिर मुझे फिर से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जब मैं इस फोटो के साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगी, तो मुझे एक फोटो दिखाई जाएगी जिसमें मैं डॉग के साथ खेल रही हूँ। ठीक है, मुझे खड़ा किया गया है और साथ में एक डॉग है, खेलते हुए एक फोटो है। ठीक है, मतलब ऐसा क्रिएट की जाती है ऐसी इमेजेस। फिर इस फोटो को देख करके मुझे रिलैक्सेशन कराया जाएगा। इससे कंफर्टेबल हो जाऊंगी तो मुझे एक सॉफ्ट टॉय दे दिया जाएगा डॉग वाला। अब मुझे सॉफ्ट टॉय को अपने साथ रखना है। फिर से मुझे पैनिकी वाली फीलिंग आई, तो मुझे फिर से रिलैक्सेशन दिया गया। वंस आई एम कंफर्टेबल विद दिस सॉफ्ट टॉय, अब मुझे एक डॉग के सामने दूर से खड़ा कर दिया जाएगा। डर लगेगा बहुत ज्यादा, फिर से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर इससे भी कंफर्टेबल हो जाऊंगी तो डॉग को टच कराया जाएगा। सो ऐसे धीरे धीरे एक एक करके रिलैक्सेशन साथ साथ हर स्टेप पर चलता जाता है और साथ में आपका फोबिया, आपका डर दूर किया जाता है। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। क्लियर हो गया ये? फिर आता है प्रॉम्प्टिंग एंड फीडिंग। प्रॉम्प्टिंग उस केसेस में, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है कि थोड़ा सा प्रॉम्प्ट कर देना। ये यूजुअली उस केसेस में यूज होता है जहां पर इंसान को कुछ आता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मेंटल रिटार्डेशन होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से उनको बहुत सारी चीजें आती नहीं है। ठीक है, या फिर उनको बोलना सिखाना होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पाते हैं, तो उनको आपको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट, थोड़ा सा पुश देना पड़ता है। तो मान लो अगर बच्चे को अपना नाम बोलना नहीं आता है या फिर उसे पता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, तो मैं थोड़ा सा करूंगी कि बोलो द, अब मैंने द बोल दिया, आगे आप दिव्या बोलोगी। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करते हैं। या फिर अगर लिखना सिखाना है और बच्चे को नहीं याद आ रहा है कि दिव्या कैसे लिखते हैं, तो मैंने बता दिया डी से है ना, कुछ डी से वर्ड है ना, ऐसे करके। या फिर याद होगा बचपन में जब हम याद करते थे और हम लोग, एक लंबा सा क्वेश्चन है, हम बीच में अटक गए, मम्मी याद करा रही है, स्कूल में टीचर याद, जो भी याद करा रहा है, तो अगर हम कहीं अटक गए तो नेक्स्ट वर्ड का थोड़ा सा स्टार्टिंग का बोल देते थे, तो तुरंत याद हो जाता था, अच्छा हाँ ये आता है इसके बाद। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग। तो ऐसे प्रॉम्प्टिंग कराई जाती है, लेकिन धीरे धीरे इस प्रॉम्प्टिंग को फेड किया जाता है। यानी कि एक बार प्रॉम्प्टिंग से इंसान को आ जाए तो धीरे धीरे प्रॉम्प्टिंग को कम कर दिया जाता है, वरना क्या होगा, इस प्रॉम्प्टिंग की आदत पड़ जाएगी। इस प्रॉम्प्टिंग के बिना बच्चा कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऑल्दो स्टार्टिंग में प्रॉम्प्ट करके सिखाया जाता है, लेकिन एक बार आ गया तो उसके बाद इस प्रॉम्प्ट को फेड कर दिया जाता है धीरे धीरे। क्लियर?
फ्लडिंग में डायरेक्टली उस सिचुएशन, मतलब मुझे डॉग से डर लगता है, डायरेक्टली मेरे सामने कुत्ता लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। और सिस्टमैटिक सेंसिटाइजेशन में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके, और साथ में रिलैक्सेशन चलता जाएगा, दोनों होते यूज है। लेकिन फ्लडिंग ऐसे केसेस में यूज हो सकता है जहां पर इंसान उतना पैनिक ना करे कि हार्ट अटैक ही आ जाए, ठीक है, जहां पे कंपैरेटिवली थोड़ी सी मॉडरेट कंडीशन है या माइल्ड कंडीशन है, जहां बहुत ही ज्यादा फोबिया है, इतना ज्यादा कि उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, और अगर मेरे सामने फिर तुम डॉग ला दोगे, मैं तो बिल्कुल ही हार्ट अटैक के मारे मर जाऊंगी, वहीं पे बेहोश हो जाऊंगी, है ना। सो दिस, यू कैन नॉट डू फ्लडिंग विद दोज जो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं या बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं, उनके साथ नहीं यूज करोगे आप फ्लडिंग, ठीक है। Now we have to start with cognitive approaches, and